नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं आज आपके सामने आयकर गणना पत्रक कैसे भरते हैं और कौन कौन सी सावधानियां उसको भरते समय अपन लोग रखते हैं, इस पर अपन लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आयकर गणना पत्रक जो भरते हैं फरवरी माह के और मार्च में माह में हर साल, इसको खुद कैसे भरेंगे अपन लोग। अगर खुद भरना सीखते हैं तो हम लोग कभी भी इसको भर सकते हैं और दूसरों को भी सिखा सकते हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए, क्या सामग्री चाहिए इसको भरने के लिए। सबसे पहले इसको भरने के लिए आपको वार्षिक एक स्लिप चाहिए, वार्षिक पे स्लिप चाहिए, आपको एनुअल स्लिप चाहिए। वो आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो उसके लिए जो IFMS पोर्टल है जहाँ अपनी सर्विस बुक अपडेट हुई है, तो IFMS पोर्टल से एनुअल पे स्लिप आप निकाल सकते हैं। इस तरह की वो आएगी पे स्लिप, जैसे अपन देख पा रहे हैं इस तरह की पे स्लिप आएगी। इस तरह से एक एनुअल पे स्लिप निकलेगी, जिसमें और ये एनुअल पे स्लिप आपको साधारण निकलनी है। IFMS में तो वो सत्र के हिसाब से निकलती है, मतलब आपको 21-22 की पे स्लिप निकालनी है, जिसमें 11 महीने का डाटा आएगा और जो एक और महीना है उसकी उतनी ही जो पेमेंट है अपनी वो ऐड कर देंगे जो उसके पूर्व वाले महीने में है। मतलब कहने का मतलब जनवरी माह में जो पेमेंट है वही पेमेंट अपन लोग फरवरी माह में भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि मार्च से लेकर और ये 11 महीने की इसमें पे स्लिप निकलेगी और एक महीना अपन लोग एक्स्ट्रा अपना जो ये वाला महीना जो चल रहा है उसको इसमें उतनी ही वेतन जोड़ देंगे, उतना ही जो भी डाटा है मतलब जनवरी में वही का वही डाटा पूरा फरवरी में अपन लोग ले लेंगे। अब इसमें कौन कौन सी बातों का अपन को वहाँ ज़रूरत पड़ती है जो अपन लोग गणना पत्रक भरते हैं, तो अपन लोग यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ ऊपर एक आता है, यहाँ पेमेंट आता है ये वाला, जैसे अपन देख पा रहे हैं यहाँ पर। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे शुरू में एक ये आता है यहाँ पे बेसिक पे। तो ये बेसिक पे वाला जो हिस्सा है इसमें जो पेमेंट डली हुई है इसकी अपन को एक ज़रूरत पड़ेगी उसको भरने के लिए। फिर यहाँ पर एक HRA है, हाउस रेंट, मकान का जो भाड़ा के लिए जो पैसे मिलते हैं वो है, तो उसकी अपन को यहाँ ज़रूरत पड़ेगी उसको भरने के लिए। और इसके बाद टोटल कितनी सैलरी अपन को मिलती है वो उसकी ज़रूरत पड़ेगी और कितना अपना व्यक्तिगत जो है कट रहा है उसकी अपन को ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोफेशनल टैक्स जो है, जैसे व्यक्तिगत अपन लोग कहते हैं। तो ये हर महीने इसमें अपन देख पा रहे हैं 208 रुपये कट रहा है, 208 के हिसाब से कट रहा है। तो हम लोग कुल ये 25 साल भर में 2500 रुपये जमा करने होते हैं। किसी के हाँ किसी संकुल पर इकट्ठे काट लेते हैं वो पैसे 2500 रुपये, या फिर वो 208 रुपये करके ये 11 महीने तक काट लेते हैं और बाकी जो शेष रह जाते हैं 212 रुपये वो अंत में मिलाकर 2500 रुपये, आखिरी वाले महीने में 212 रुपये ऐड करके 2500 रुपये कुल मिला के अपन को ये जमा करने होते हैं। फिर एक GIS है, गारंटी इनकम स्कीम, सुरक्षा निधि जो रहती है अपनी सुरक्षा निधि भविष्य वाली। तो इसमें ये 200 रुपये कटते हैं GIS में और ये भी पूरे 12 महीने के कटेंगे, यानी 2400 रुपये ये कटेंगे और जिसके जितने कट रहे हैं उसके हिसाब से वो ऐड कर लेगा उसमें। फिर आता है NPS। तो NPS जो कटौतरा होता है, जो 10% अपन वेतन में से कटता है, उसको कैसे अपन लोग यहाँ फाइंड आउट करेंगे, तो वो यहाँ से आएगा कि जो टोटल आपकी वेतन है उसमें से ये जो HRA है उसे अपन लोग घटा लेंगे और HRA घटाकर जो यहाँ टोटल वेतन में से जो हिस्सा बचेगा उसका 10% अपन लोग इसमें लिखेंगे NPS में। इसमें इस बात का ध्यान रखें 10% जब आप इसका बना रहे हैं तो अगर ये पॉइंट में वैल्यू आती है तो उसे राउंड फिगर में
लिख दें। जैसे पॉइंट के बाद मान लो 5 आता है और 5 से ज़्यादा आता है तो फिर उसे एक ऐड करके उसमें राउंड फिगर में उसे बना दें, पूर्णांक में बना दें उसको। या फिर 0.5 से कम आता है या 0.5 से 0.4 आता है, 0.3, 0.1 ये आता है तो फिर राउंड फिगर में आप उसे बना सकते हैं। जैसे अपन लोग डेसिमल के हिसाब से राउंड फिगर में जो भी मैक्सिमम वैल्यू बनेगी उसमें से वो बनाएंगे। अब यहाँ पर बात आती है फिर इसके बाद यहाँ पे जब अपन लोग देखते हैं तो आगे जो लास्ट वाला महीना रहता है यानी कि फरवरी का, वही का वही जो जनवरी में रहता है डाटा पूरा का पूरा वो कर देते हैं। इसके अलावा अपन को ज़रूरत पड़ती है एरियर। जो अपने एरियर मिलते हैं तो एरियर संकुल से अपन पता कर लेंगे या फिर अपनी जो वेतन स्लिप रहती है जो मतलब पेमेंट डलता है उसमें उस नंबर से नेट बैंकिंग की मदद से जब ये पेमेंट डला है तो वहाँ अपन लोग अपने खाते में देख लेंगे कि कब ये पेमेंट डला है, तो उसके हिसाब से भी अपन लोग ये चेक कर सकते हैं कि एरियर कितना है। और कुछ एरियर क्या है अभी लास्ट के महीने में फरवरी मार्च में डलता है तो वो उसकी स्लिप उसकी जानकारी अपन लोग वहाँ से पता कर सकते हैं संकुल से, वेतन केंद्र से, जहाँ से वेतन अपना डलता है वहाँ से वो बता देते हैं कि इतना एरियर आपका इस महीने डलेगा, तो वो एरियर अपन लोग वहाँ से नोट कर लेंगे। तो इतनी सामग्री अपन को चाहिए होता है। तो पहले अपन को बेसिक पे चाहिए होता है, HRA चाहिए होता है, टोटल पेमेंट कितना मिल रहा है वो चाहिए होता है। इसके अलावा वृत्ति कर में कितना पैसा कट रहा है तो अपन कुल 2500 जमा करने पड़ते हैं। हर महीने कितना कट रहा है उसके हिसाब से आप देख लें कि कुल 2500 हो जाना चाहिए लास्ट में। 200 रुपये GIS के कटते हैं तो ये 2400 रुपये होंगे लगभग 12 महीने में। इस तरह से अपन को ये जानकारी यहाँ पे चाहिए होती है। अगर मान लो ये पर्ची नहीं निकल रही है, एनुअल स्लिप नहीं निकल रही है IFMS पोर्टल से, तो फिर क्या करें, फिर अपन लोग कैसे भरेंगे इसको। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए अपन लोग फिर से अपन देख सकते हैं, घबराने की बिल्कुल भी इसमें ज़रूरत नहीं है। और इसके लिए अपन लोग जान सकते हैं यहाँ पर कि फिर अपने पास शिक्षा मित्र है। शिक्षा मित्र में अपन लोग पे स्लिप निकालते हैं, मंथली पे स्लिप निकालते हैं तो उसमें ये सब लिखा रहता है डाटा। हर महीने का निकाल लेंगे अपन लोग, मार्च 21 से चालू करके अपन लोग हर महीने का निकाल लेंगे और उसमें गणना पत्रक में अपन लोग उसको भर देंगे। जैसे देखो ये बेसिक पे यहाँ पे लिखा रहता है 41,500, ये बेसिक पे लिखा हुआ है तो ये आसानी से इसमें और दिख जाता है। एनुअल पे स्लिप में उसमें छाटना पड़ता है लेकिन इसमें आसानी से दिख जाता है। देखो ये लिखा हुआ है, बेसिक पे लिखा हुआ है 41,500 लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर ये GIS 200 कट रहा है, ये लिखा हुआ है 200 कट रहा है ना। जिस महीने का निकालेंगे उसमें अपन को दिख जाएगा। फिर ये हाउस रेंट अपन दिख रहे हैं, HRA यहाँ पर 438 रुपये ये कट रहा है, ये भी अपन को दिख रहा है। और प्रोफेशनल टैक्स जो अपना वृत्ति कर होता है वो 208 रुपये पर महीने कट रहा है। और लास्ट में अपन लोग इतना लिख देंगे, मतलब जिससे वो 2500 रुपये टोटल हो जाए। फिर ये न्यू पेंशन स्कीम जो अपना NPS कटता है वो कितना है तो वो भी इसमें साफ साफ दिख जाता है, राउंड फिगर में बन के दिख जाता है यहाँ पर। तो इससे और आसान रहता है अपन को गणना पत्रक भरना। टोटल सैलरी भी यहाँ पर अपन को दिख रही है। तो ये सब इसमें जो बढ़ने लायक चीज़ें रहती हैं वो सब अपन को उसमें दिख जाती हैं। इसके अलावा अपन को कहीं पे अपन लोग अपने पैसे को स्पेंड कर रहे हैं, जैसे LIC है, SBI लाइफ है, या फिर और कोई चीज़ें जैसे कि अपन लोग अभी गणना पत्रक देखेंगे उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वहाँ के हिसाब से अपन लोग इसको देखेंगे। तो इसमें साफ साफ दिख रहा था अपन को कि बेसिक पे भी इसमें आसानी दिख जाती है। शिक्षा मित्र में अपन लोग पे स्लिप निकालते हैं मंथली वाली 41,500 में दिख रही है। देखो यहाँ पर GIS ये 200 दिख रहा है, यहाँ पर DA भी दिख रहा है, यहाँ पर 8300 DA की आवश्यकता भी अपन लोग पड़ेगी, कितना DA है और हाउस रेंट कितना है और ये HRA कितना। तो ये सब जो भरना पड़ता है उसमें वो सब यहाँ अपन लोग देख लेंगे, भर लेंगे। और ये 208 रुपये प्रोफेशनल टैक्स भी यहाँ दिख रहा है। लास्ट में अपन लोग 2500 करने के लिए जो भी मतलब बचेगा वहाँ पर उतना शेष मिलाकर 2500 कर लेंगे लास्ट वाले महीने में। न्यू पेंशन स्कीम में अपना ये 49,80 यहाँ पे दिख रहा है, ये इतना कट रहा है और टोटल वेतन 50,238 है। तो ये सब चीज़ें अपन को यहाँ से प्राप्त हो जाएंगी। और अब गणना पत्रक कैसा होता है चलिए अपन लोग वो देख लेते हैं। तो गणना पत्रक पहले अपन लोग देख लेते हैं, खाली वाला देख लेते हैं। खाली वाले गणना पत्रक में क्या क्या चीज़ें हैं भरने के लिए वो अपन लोग देख लेते हैं। तो अपन लोग यहाँ देख पाते हैं, चलिए देख लेते हैं। ये जो 21-22 के लिए गणना पत्रक है मासिक संचित लेखा, इसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं भरने के लिए वो अपन लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पे महीना लिखा हुआ है कि मार्च महीने से अपन को काउंट करना, तो मार्च महीने की अपन लोग स्लिप निकाल लेंगे और उसमें कितना मूल वेतन है वो लिख देंगे। यहाँ पर कितना महंगाई भत्ते मतलब DA मिल रहा है अपन को, वो यहाँ पे DA आ जाएगा। मकान का भाड़ा कितना है अभी अपन जो देखा वो यहाँ पे भर देंगे अपन लोग।
ठीक है। और ये यहाँ पे जो टोटल सैलरी मिल रही है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा उसका। और जीपीएफ यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं, यहाँ पे एनपीएस का कोई कॉलम नहीं है, तो अपन यहाँ जीपीएफ जो कि अपन को नहीं मिलता है, जीपीएफ जिनको मिलता है वो जीपीएफ लिखेंगे यहाँ पर, नहीं तो यहाँ पे अपन लोग एनपीएस लिख कर यहाँ पे एनपीएस करेंगे। और यहाँ पर जीआईएस जो है वो यहाँ पे भरा हो जाएगा, और बत्ती कर कितना कट रहा है वो यहाँ पे इस लाइन में भरा हो जाएगा। लास्ट में इसमें जो आता है यहाँ पर जो फरवरी माह में यहाँ पे जो आएगा, फरवरी माह में का जनवरी माह का जो डाटा रहता है वही का वही अपन लोग फरवरी माह में भी यूज कर लेंगे। फिर यहाँ पर नीचे अपन देख सकते हैं यहाँ पर कि एरियर वाले कॉलम है यहाँ पे, तो एरियर वाले में टोटल वाले में अपन लोग जो भी एरियर अपने आ रहा है उसमें ऐड करके यहाँ पे एरियर लिख देंगे, और एरियर का टोटल यहाँ पे आ जाएगा, और फिर महायोग उसका यहाँ आ जाएगा नीचे। इस तरह से अपन लोग ये वाला हिस्सा भर लेंगे। और इसका दूसरा वाला हिस्सा भी अपन लोग देख लेते हैं वो किस तरह का रहता है, उसको भी अपन लोग देख लेते हैं। उसका दूसरा वाला हिस्सा इस तरह का रहता है जिसको अपन को भरना है, वो भी अपन लोग यहाँ ओपन करके अभी देख लेते हैं। तो इस तरह का ये रहता है। इसमें देखो आय का गणना पत्र लिखा हुआ है 21-22, और ये 22-23 के लिए निर्धारण हो रहा है यहाँ पर। इसमें आय करदाता का नाम आ जाता है, पिता का नाम आ जाता है, पद नाम आ जाता है, उसका संस्था का नाम आ जाता है, मोबाइल नंबर, यूनिक आईडी आ जाती है, स्थायी खाता क्रमांक, पैन नंबर आ जाता है, और एक एम्प्लॉय कोड है जो अपन लोग ऊपर लिख देंगे, अगर उसमें कॉलम नहीं है तो ऊपर लिख देंगे उसका। बैंक खाता क्रमांक आ जाता है, बैंक का नाम आ जाता है, उसका आईएफएससी कोड आ जाता है। इसमें जानकारी इस आज़ादी भरने के लिए इसमें यहाँ पे लिखा रहता है कितनी यहाँ पे पैसा जो उस साइड टोटल आएगा वो पैसा यहाँ पे आ जाता है। और फिर गृह संपत्ति से आय अगर होती है, कारोबार से आय होती है, पूंजी लाभ इनमें से कोई होता तो हम भर देंगे अपन लोग टोटल करके उसको ऐड कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ आ जाएगी वो टोटल। फिर प्रति कर कितना लगता है वो यहाँ भर देंगे अपन लोग, गृह भाड़ा कितना टोटल हो गया है वो यहाँ पे भर देंगे अपन लोग। और अगर 2 बच्चों के हिसाब से फीस का कटती है, 2 बच्चों के साथ प्रति माह 100 रुपये के हिसाब से, तो वो अपन लोग फीस का रसीद यहाँ पे लगा देंगे जब जमा करेंगे, और यहाँ पे जानकारी भर देंगे। स्टैंडर्ड डायरेक्शन जो है अपना मानक जो छूट मिल रही है अपन को, कटौतरा हो रहा है वो 50,000 रुपये ये अपन को यहाँ पे लाभ मिल जाएगा। हाउसिंग लोन वगैरह अगर लिया है अपन लोगों ने तो वो हाउसिंग लोन पर भी अपन को ब्याज में फ़ायदा मिल जाएगा, कितना ब्याज कट रहा है उसमें फ़ायदा अपन को यहाँ पे मिल जाएगा, और टोटल यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो भी टोटल आएगा उससे अपन लोग फिर इसमें से जो टोटल राशि है उसमें से यहाँ घटा देंगे, और वही परिणाम वाला यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ पे अपन आगे बढ़ते हैं तो अपन देख पा रहे हैं यहाँ पर ये 80C नाम का एक सेक्शन है। इस सेक्शन में अपन 80C जो इनकम टैक्स के लिए मतलब यूज होता है, 80C सेक्शन 80C है यहाँ पर, 80C, फिर 80D है, फिर 80DD है, फिर 80DDB है, फिर 80E है, 80U है, ये सेक्शन है यहाँ पर। फिर ये 80TTA है, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा अपन लोग जानेंगे क्या क्या है। फिर ये 80TTV है, इस तरह से इनका जो भी होगा वो यहाँ आ जाएगा, और घटा के अपन लोग लिख लेंगे। फाइनली अपना यहाँ पर पहुँच जाएंगे, ये जोड़कर घटाएंगे उसमें, और यहाँ पे आ जाएंगे अपन लोग। तो यहाँ पे अपन को देखना पड़ेगा जो वैल्यू यहाँ पर आ रही है वो वैल्यू कितनी है, मतलब किस रेंज में आ रही है वो। 0 से 2.5 के बीच में आती है, 2.5 लाख के बीच में आ रही है, कि 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में यहाँ पे आ रही है राशि, या फिर 5 लाख से 10 लाख के बीच में यहाँ पर राशि आ रही है, या फिर 10 लाख से ऊपर यहाँ पर राशि आ रही है। तो उस पर डिपेंड करेगा ये कितना % अपन को यहाँ पे काटना है आयकर। तो वहाँ पे वैल्यू दिख जाएगी अपन को। अगर मान लो वो 5 लाख तक वैल्यू आ रही है 2.5 से 5 में, तो 2.5 लाख घटाकर वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अगर मान लो वो 5 लाख से ऊपर आ रही है 5 लाख 10 के बीच में, तो 5 लाख घटाकर यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। और अगर मान लो 10 लाख से ऊपर आई तो 10 लाख यहाँ पे घटाकर वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अगर मान लो अपनी वैल्यू यहाँ पर 0 से 2.5 लाख तक ही यहाँ पर रेंज आता है, तो वो उस पर कोई कर नहीं लगता है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, उसके लिए कोई नहीं देना है। अगर मान लो ये 2.5 लाख से 5 लाख तक आता है अगर पुरुष महिला के लिए, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में अगर यहाँ पे वैल्यू आती है, राशि आती है, तो उस कंडीशन में उसमें से अपन लोग 2.5 लाख कम करके यहाँ पे नीचे वैल्यू लिख देंगे, और फिर उसका अपन लोग कितना निकालेंगे उसका अपन लोग 5% यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। अगर मान लो वो 5 लाख से ज़्यादा आती है, तो फिर अपन लोग 5 लाख घटा के जो वैल्यू बचेगी उसको यहाँ पे लिखेंगे। उसके लिए अपन जानते हैं 5 लाख से अगर ज़्यादा यहाँ पे आती है इनकम अपनी, तो फिर उसका अपन को 20% लेना पड़ेगा। तो 5 लाख घटा के जो भी राशि बचेगी उसका अपन लोग 20% यहाँ पे भरेंगे इसके सामने। या फिर 10 लाख से फिर ज़्यादा है यहाँ पे, तो 10 लाख घटाकर अपन जो राशि बचेगी उस राशि का 30% यहाँ पे भरेंगे। तो ये यहाँ पे भरने के बाद फिर अपन क्या करेंगे,
आगे बढ़ जाएंगे और ये जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, शुद्ध आयकर यहाँ पे आ जाएगा और फिर जो शुद्ध आयकर यहाँ पे जो आएगा उसका अपन को 4% लेना है, उसका अपन को 4% लेना है, जो स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर में जाएगा 4% यहाँ पे अपन लोग लिख देंगे। अब यहाँ पे बात ये आती है कि ये जो 1250 रुपये का यहाँ पे अपन को फ़ायदा मिलेगा और कब ये जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे दिक्कत ये है कि अगर 5 लाख से कम यहाँ रहती तो अपन को 12,500 का अपन को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अगर 12,500 से ज़्यादा यहाँ पर टैक्स अपना बनता है तो उसमें से 12,500 अपन लोग घटा के बाकी का जो बचेगा वो टैक्स लगेगा। लेकिन अगर मान लो 5 लाख से ज़्यादा यहाँ आता है तो फिर 5 लाख से ज़्यादा आने पर अपन को 12,500 का लाभ ना मिलेगा, ये लगेगा उसमें एक्स्ट्रा। ये यहाँ पे दिक्कत वाली बात आती है, क्योंकि ये अगर मान लो 5 लाख से कम होता है तो इतने का फ़ायदा अपन को हो जाता है, और इससे कम होता है तो फिर लगेगा ही नहीं टैक्स। लेकिन इससे अगर ज़्यादा निकलता है यहाँ पर वैल्यू टैक्स में, तो फिर वो 12,500 में से कम करके जो पैसा बचता है वो पैसा टैक्स में लगता है। लेकिन अगर 5 लाख से ज़्यादा होता है तो फिर अपन को ये उसका वो 20% तो लगेगा ही या 30% तो लगेगा ही, साथ में इतना 12,500 और अपन को उसमें ऐड करके टैक्स जमा करना पड़ता है। तो इस तरह से ये यहाँ पे आ जाता है और ये 4% ये जुड़ जाएगा, तो जो भी टैक्स यहाँ बनता है वो लास्ट में यहाँ पे आ जाता है। इस तरह से अपन लोग ये भर लेते हैं और यहाँ पर जानकारी हम मैं यानी कि जो व्यक्ति भर रहा है उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा और ये स्थान यहाँ पे भर रहा है, दिनांक आ जाएगा, कर्मचारी का हस्ताक्षर आ जाएगा। तो इस तरह से ये खाली मैंने आपको बताया। अब एक भरा हुआ अपन लोग देखते हैं कि उसको किस तरह से अपन लोग को भरना है। चलिए, जिस तरह से मैंने अपना भरा है वो अपन लोग देख लेते हैं यहाँ पर किस तरह से भरा हुआ है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग यहाँ देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए देखो, इस तरह से मैंने ये लिखा है। देखो मासिक ये पूरा जो अभी खाली बताया था वही भरा हुआ यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। जिस तरह से मूल वेतन मेरा उसमें 39,100 रहा, 100 रहा है, और ये अप्रैल जून तक 39,100 ही रहा है। देखो जून तक ये 39,100 ही रहा है। फिर इसके बाद ये बढ़ा है, जुलाई में 41,500 हो गया है, फिर आगे ये बढ़ता गया और दिसंबर तक पूरा ये देख पा रहे हैं अपन लोग, जनवरी फरवरी तक पूरा 41,500 ही रहा। तो ये मूल वेतन अपना यहाँ पे बनना है। जहाँ जिस महीने से ये चेंज हुआ है उस हिसाब से अपन लोग मूल वेतन फरवरी तक भर देंगे। उस लाइन का अपन टोटल कर लेंगे, नीचे टोटल आ जाएगा योग में 1 से 12 तक का पूरा टोटल यहाँ पे आ जाएगा। फिर अपन लोग आगे देखते हैं यहाँ पे। फिर दूसरा वाला जो हिस्सा है महंगाई भत्ता वाला है, डीए जिसे अपन लोग कहते हैं। डीए जो इसमें रहता है, और डीए के अपन लोग जानते हैं कि डीए जो होता है उसे अपन लोग डीएनएस एलवेंस बोलते हैं, महंगाई भत्ता बोलते हैं। तो इसमें ये भी अपन को उसमें दिख जाता है, वेतन पर्ची में दिख जाता है, चाहे वो एनुअल निकालें चाहे मंथली निकालें अपन लोग शिक्षा मित्र के माध्यम से। तो ये महंगाई भत्ता वहाँ पे हम लोग दिख जाता है, और महंगाई भत्ता जो भी कटा है उस महीने के अकॉर्डिंग वो अपन लोग यहाँ पे इस वाले कॉलम में लिखते जाएंगे और नीचे ले जाके फिर अपन लोग यहाँ पे टोटल उसका कर देंगे। जैसे कि ये हो गया 75,208। तो वैसे ही अब ये अगला वाला जो है मकान भाड़ा वाला है, जैसे अपन HRA से नोट करते हैं। तो HRA कितना है, इस महीने में कितना मिला है वो लिख देंगे यहाँ पर। जिस महीने में जो जितना मिला है HRA अपन लोग वो उस महीने में लिख देंगे, और फरवरी में आएगा लास्ट में ये HRA। तो HRA जोड़ लेंगे, HRA कितना अपन को मिला टोटल, ये HRA यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसका योग, उनका योग जो है जितनी राशि अपन को ये मिली है टोटल मिलाकर, तो कितनी राशि मिली है वो 44,230 ये राशि अपनी यहाँ पर आ जाएगी। और ये यहाँ से जून तक ये सेम आया है, फिर इसके बाद जुलाई में ये बढ़ गया है, तो ये इसका भी मान बढ़ जाएगा इधर टोटल में इधर। और फिर इसके बाद अपन देख पा रहे हैं यहाँ पर डीए चूँकि चेंज हुआ था, यहाँ से डीए अपना जो चेंज हुआ है वो अक्टूबर में चेंज हुआ है, तो डीए का मान यहाँ पे बढ़ने की वजह से ये राशि भी देखो ज़्यादा बढ़ गई यहाँ पर। अब यहाँ पर जो अपन को एनपीएस निकालना है वो कैसे निकालना है, तो एक्चुअली क्या होता है, ये मकान भाड़ा जो होता है वो अपन को एक्स्ट्रा मिलता है। तो मकान भाड़ा मकान में किराए के लिए अपन यूज़ करते हैं, यहाँ पे मिलता है सरकार की तरफ से। तो ये मकान का जो किराया है इसे अपन लोग पहले कम कर लेंगे, और ये मकान का भाड़ा जो इसमें से जो राशि है इसमें से कम करके, यानी टोटल जो योग है उसमें से मकान का भाड़ा जो है वो अपन कम कर देंगे, और बाकी जो राशि बचेगी उसका 10% फिर यहाँ पर एनपीएस में अपन लिखेंगे। वो सभी लाइन में यही होगा, सभी महीनों में ऐसे ये योग है, और इसमें से अपन लोग ये HRA कम कर देंगे। HRA कम करके जो राशि बचेगी उसका 10% यहाँ पे एनपीएस में आ जाएगा। तो HRA कम कर देंगे इसमें से, और 10% जो उस राशि का अपन निकालेंगे वो यहाँ पे एनपीएस में आ जाएगा। तो ऐसे एनपीएस वाला कॉलम, ये 10% वाला कॉलम पूरा बन जाएगा, नीचे तक बन जाएगा, यहाँ तक पूरा बन जाएगा कॉलम। इसका ऐड कर देंगे अपन एनपीएस का। फिर अपन देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो GIS कटता है फिर 200 रुपये इनका कटता है, जब से कट रहा है उस हिसाब से उस महीने के हिसाब से अपन लिखेंगे। और GIS 200 रुपये के हिसाब से ये देखो यहाँ पे सभी महीनों में कटा है हमारा। तो ये फरवरी तक ये 12 महीने हो गए, 12 दूनी 24। तो यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि 24 यहाँ पे आ जाएगा, ये गलती से यहाँ 25 लिखा हो गया, 2400 यहाँ पे आ जाएगा।
चलिए फिर अपन देखते हैं यहाँ पे अभी वृत्ति कर यहाँ पे आ रहा है। तो वृत्ति कर में अपन देख पा रहे हैं कि 208 रुपये ये कट रहे हैं हर महीने मार्च में 208 रुपये के हिसाब से कट रहे हैं। तो 11 महीने में कितने कट जाएंगे, 11 महीने में जो भी कटेंगे उसके हिसाब से अपन देखेंगे। तो बचे कितने, 2500 कुल कटना है वृत्ति कर में, तो बचे कितने 212 रुपये लास्ट में अपन फरवरी माह में डाल देंगे, तो वो टोटल मिलाकर कितने 2500 हो जाए। यहाँ 2400 आना चाहिए था, ये 2500 गलती से लिख दिया है हमने। अब आगे देखते हैं अपन लोग यहाँ पर एरियर आते हैं। तो एरियर अपन को मिलते हैं जो टोटल वेतन जो बढ़ती है उसका जो कुछ महीने बाद चूंकि वेतन बढ़ी हुई मिलती है अपन को, तो जो एरियर बचता है वो उस एरियर को दिया जाता है फ्री कट्टा। तो वो एरियर अपन लोग यहाँ पे डोनेट कर देंगे कि उस सत्र में कितना एरियर अपन को मिला है। तो यहाँ 2 एरियर हमको मिले हैं, एक 17,568 का मिला है और एक 14,515 का मिलेगा या मिलेगा इस महीने में, डल जाएगा अगले महीने में। तो ये दोनों एरियाज जो अपन ने ऐड किए वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे और ऐड करने के बाद ये राशि, ये वाली जो राशि है टोटल और ये वाली राशि, ये दोनों अपन लोग ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा अपना 6,09,47। ये यहाँ पर राशि टोटल आ गई, सबका ऐड कर लेंगे, जो भी यहाँ आ रहा है ऐड कर लेंगे। और अपन को इस राशि से मतलब है ये 6,09,47 जो राशि है उसको अपन लोग अगले वाले पेज पर ले जाएंगे। चलिए अगले पेज पे चलते हैं अपन लोग और अगले पेज में क्या बनना है वो अपन लोग देख लेते हैं। यहाँ पर अगला पेज अपना ये आ गया। चलिए देखिए इस अगले पेज को अपन लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि अगला पेज जो है उसमें ये जानकारी सब भर ही लेंगे अपन लोग। ऊपर जो लिखा हुआ है नाम वगैरह ये सब भर लेंगे। यहाँ पे नंबर आ जाएगा, यहाँ पे यूनिक आईडी आ जाएगी, यहाँ पर खाता क्रमांक आ जाएगा, बैंक नंबर आ जाएगा और भारतीय स्टेट बैंक आर आ जाएगा, जो भी है इसमें आ जाएगा। पर अब जो वैल्यू वहाँ से अपन लोगों ने उठाई है टोटल वैल्यू जो बन गई है 6,09,47 रुपये, तो ये अपन ने यहाँ पर रख दी वैल्यू और ये परिणाम ये राशि यहाँ पे आएगी। फिर इनमें से अगर कोई ऐड होता है, इनमें से कोई वैल्यू अपने पास रहती है कहीं से होती है तो वो यहाँ पे ऐड होगी और अगर नहीं होती है तो फिर ये की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। फ्री वैल्यू चूँकि सबका ऐड है यहाँ पर, तो जितने वैल्यू है जो वाली 1 और 2 यानी 1 और 2 में जो है 1 का और 2 का मिला के जितना भी आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। चूँकि यहाँ पे 2 में कुछ है ही नहीं तो ये की राशि आ जाएगी 6,09,47 रुपये। अब यहाँ पे देखिए वृत्ति कर कुछ लोगों का कट जाता है, ऐसा कोई हैंडीकैप होता है, दिव्यांग होता है तो उसके लिए वृत्ति कर का फ़ायदा मिल जाता है, नहीं तो ये वृत्ति कर 2500 रुपये लगना ही है। यहाँ पे गृह भाड़ा कितना हो गया था टोटल अपना उस वाले पेज पे, पहले वाले पेज पे वो यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे 5,256 हमारा गृह भाड़ा होगा कुल साल भर में और वृत्ति कर 2500 रुपये यहाँ पे हो गया। फिर अपन लोग आगे देखते हैं यहाँ पे कि जो अगर मान लो फीस वगैरह बच्चों की लगती है तो 100 रुपये प्रति माह के हिसाब से 2 बच्चों की फीस माफ जो बिल है उसका जो भी है तो वो स्लिप अपन लोग यहाँ पे लगा देंगे जिससे वो भी अपना फ़ायदा उसका मिल जाएगा। तो स्टैंडर्ड ड्रेसन कितना है, मानक जो ड्रेसन हो रहा है अपना कटौतरा हो रहा है मानक वो 50,000 रखा गया है इसमें, तो 50,000 का फ़ायदा सीधा ये हो जाता है। जब इनको ये जोड़ेंगे अपन लोग यहाँ पे तो ये 2500 और ये 5,256 और ये 50,000 ये सब जोड़ लेंगे तो यहाँ जोड़कर ये आ जाएगा आपका 5,000 देख रहे हैं 5,57,756 ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि इतनी राशि चूँकि अपनी बन रही थी और इतना अपना डिडक्शन ये कम करना है, इसका लाभ अपन को मिलेगा तो उसमें से कम हो जाएगा ये वाला, जब उसमें से कम हो जाएगा तो ये अपना मिलेगा 5,43,191। अब इस राशि में से क्या करेंगे अपन लोग, अब ये और कटौतरा यहाँ पर अपन को मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं अपन लोग एक ये सेक्शन है 80C जो सेक्शन है जो मतलब इनकम टैक्स के लिए बनाया गया है, इसमें 1,50,000 तक अपन लोग इन चीज़ों से बचत अपन लोग कर सकते हैं। इसमें अब GPF है जिसे अपन लोग जनरल प्रोविडेंट फंड कहते हैं, सामान्य भविष्य निधि भी कहते हैं इसको अपन लोग। फिर दूसरा PPF है इसमें जिसे अपन लोग पब्लिक प्रोविडेंट फंड कहते हैं, लोग भविष्य निधि कहते हैं। फिर इसमें यूनिक बीमा योजना भी है, LIC भी है, जो LIC अपन लोग बच्चों के लिए करते हैं अपने लिए करते हैं वो भी है यहाँ पर। GIS है इसमें जिसे अपन लोग बोलते हैं गारंटीड इनकम सप्लीमेंट्री सुनिश्चित आय अनुपूरक ये बोलते हैं अपन लोग इसको। बच्चों की फीस है जो भी लगती है अपन लोग यहाँ पे लिख देंगे। और LIC लाइफ इंश्योरेंस की अगर मान लो कोई ले रखी है अपन लोगों ने बीमा तो वो यहाँ पे आएगा। जब इसको अपन लोग इसमें ऐड करेंगे, जब उसको अपन लोग ऐड कर लेंगे यहाँ पर तो ये सभी राशि यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अब जैसे LIC में हमारी 3 लोगों की LIC की जमा होती है और साल भर में 3 लोगों की किस्त जमा होती है, तो ये देख सकते हैं अपन लोग एक LIC का किस्त इतना हो गया, दूसरे का इतना, तीसरे का इतना, टोटल अपन ने ऐड कर दिया। तो इसमें अपन जब LIC की जो किस्त यहाँ पे लिखते हैं कितनी पैसे जमा हुए हैं LIC में, तो वो अपन लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि उसमें जो GST कटती है उसको छोड़कर GST वाला हिस्सा नहीं जोड़ना है और जो मूल प्रीमियम है वो अपन को यहाँ पे ऐड करना है LIC का। SBI लाइफ में जो है वो तो यहाँ टोटल अपन ने ऐड किया तो जो 1,73,859 रुपये यहाँ पर हो गए।
लेकिन बात यहाँ पे केवल 1,50,000 कटने की है, तो 1,50,000 ही कटेंगे, अच्छा ये कितने भी हो जाए यहाँ पर आपके, तो उसमें जब 1,50,000 अपना लोग कम कर देंगे इसमें से, तो ये आ जाएगा 3,93,191 रुपये, ये यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपन देखते हैं यहाँ पे अब चिकित्सा बीमा भी है। चिकित्सा बीमा किसी ने कर रखा है तो उसके लिए 25,000 तक फ़ायदा मिल जाता है, 25,000 का फ़ायदा मिल जाएगा, वहाँ लिख देंगे अपन लोग। इसके अलावा ये 80 DDV जो है अपना, इसमें हम देख पा रहे हैं ये क्या इनकम टैक्स का एक एक्ट है, जिसके तहत क्या होता है कि रेसिडेंट्स कोई भी मतलब मेंटेनेंस करने के लिए, कोई भी डिसेबल पर्सन है, आश्रित विकलांग कह सकते हैं अपन लोग, आश्रित विकलांग के लिए अनुरक्षण के लिए जो भी खर्चा होता है उसके लिए अपन लोग 80 DDV जो सेक्शन होता है वो लगता है और उसके हिसाब से उन्हें फ़ायदा मिल सकता है। फिर जो अपन देख सकते हैं कि इसमें एक और आता है इसमें हिस्सा, जिसे अपन लोग 80E बोलते हैं या 80E बोलते हैं। तो ये एजुकेशन के लिए होता है। एजुकेशन में अगर मान लो कोई एजुकेशन लोन ले रखा है अपन लोगों ने उच्च शिक्षा के लिए, तो उसमें जो ब्याज में अपन को फ़ायदा मिल जाता है, ब्याज मतलब जो उस पर लगता है उस पर अपन को फ़ायदा मिल जाता है। फिर यहाँ पे 80U आया है, और अगर 80U की अपन लोग बात करें तो इसमें एक तरह से क्या होता है कि जो इंडिविजुअल पर्सन होता है और डिसेबल होता है, तो उसके लिए क्या होता है, मेडिकल एट्रोसिटी के लिए, क्लेम के लिए, बीमारी की इलाज करने के लिए 75,000 रुपये तक माफ़ हो जाते हैं। अगर मान लो 40% तक की डिसेबिलिटी उसमें और मोर देन इससे, तो 75,000 रुपये इसमें माफ़ हो जाते हैं उसके। और अगर मान लो 80% से ज़्यादा है तो 1,25,000 के आसपास वो उसे फ़ायदा यहाँ मिलता है सेक्शन 80U के तहत। फिर यहाँ पे 80 TTA सेविंग बैंक में जो भी ब्याज, सेविंग बैंक अगर अपना बैंक खाता है तो उसमें सेविंग अपन लोग जो करते हैं सेविंग बैंक खाते में, उसमें जो ब्याज मिलता है उस ब्याज में 10,000 तक का अपन को छूट मिल जाती है। फिर यहाँ पे ये आता है अगला सेक्शन है 80 TTB, ये लिखा हुआ है। तो ये एक्चुअली सीनियर सिटीजन के लिए होता है। तो उनका जो भी इनकम होता है 60 साल से ऊपर जो लोग रहते हैं, उनका जो भी इनकम रहता है तो उसको 50,000 रुपये तक उनको इसका फ़ायदा मिल जाता है। ब्याज अगर 50,000 तक उनका आता है तो उसे 50,000 तक उनका फ़ायदा इसमें मिल जाता है। फिर ये सब ये टोटल कर लेंगे अपन लोग, टोटल को फिर इसमें से कम कर देंगे, अगर होता है तो नहीं होता है तो फिर ये का ये यहाँ पे आ जाएगा इस जगह पर। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है अपने पास वो आई है 3,93,191। अब ये वैल्यू जो है ना, यही इसी वैल्यू को देखते हुए अपन लोग ये सब जो नियम लग रहे हैं यहाँ पर, 2.5 लाख तक क्या है, 2.5 लाख से 5 लाख तक क्या है, 5 लाख से 10 लाख तक क्या है, और 10 लाख से ज़्यादा तक क्या है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है टोटल यहाँ पर, इसी वैल्यू को देखकर ये काम चलता है। अब ये वैल्यू देख पा रहे हैं अपने 2.5 और 5 के बीच में, ये वैल्यू 2.5 और 5 के बीच में, तो निश्चित है कि इस वाले रेंज में बात चल रही है 2.5 और 5 के बीच में। 2.5 और 5 के बीच में अगर ये है तो 2.5 लाख इसमें से हम लोग कम कर देंगे और ये इतना बचेगा, 1,43,191 अपने पास बचेगा। अब बात आती है कि जब इस रेंज में ये आ रहा है, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में इस रेंज में आ रहा है, तो इस रेंज में अपन 2.5 लाख जब कम कर दी, जो राशि बचेगी, जो राशि 2.5 लाख कम करने पर जो राशि बचेगी, उस राशि का कितना परसेंट निकालेंगे अपन लोग, 5% केवल। उसका 5% अपन लोग निकालेंगे तो 1,43,191 का 5% जब निकालेंगे तो 7,160 रुपये ये आ जाएगा। और अगर ये जो वैल्यू है इसका अपन को फिर निकालना पड़ेगा 4%, इसका 4%, क्योंकि ये कर पर कर लगता है, इसलिए ये मतलब इसका 4% निकालेंगे तो 4% आ जाएगा शुद्ध आयकर, यानी आ जाएगा 286 रुपये। तो 286 रुपये जब इसमें अपन लोग 7,160 में जोड़ेंगे तो ये 7,446 आ जाएंगे। और ये वैल्यू जो देख पा रहे हैं अपन लोग 12,500 से कम ही है वैल्यू, तो कोई यहाँ पे आपका टैक्स नहीं बनेगा। और 12,500 से ये ज़्यादा वैल्यू यहाँ पर बनती तो फिर अपन लोग 12,500 में से कम करके जो भी शेष बचता वो यहाँ पे अपन को मतलब लाभ मिल जाता है उसका 12,000। लेकिन 12,500 से कम होने की वजह से अब यहाँ पे आने की कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर 12,500 से ये ज़्यादा होती तो फिर यहाँ पे जो घटकर 12,500 घटाकर बाकी राशि यहाँ पर टैक्स में अपन को जमा करनी पड़ती। लेकिन बात ये आती है कि अगर मान लो ये वैल्यू ज़्यादा आ जाती है, मान लो 5 लाख से ऊपर दिखती है यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर बात आती है अपनी इस वाले की, क्योंकि 5 और 10 के बीच में जब राशि रहेगी तो यहाँ पे इस वाली रेंज की बात आती है। तो फिर हमको 5 लाख कम करने पड़ेंगे इसमें से। जैसे 2.5 लाख यहाँ कम करके यहाँ वैल्यू आ गई थी, वैसे 5 लाख कम करके जो भी वैल्यू मोर देन होगी, उससे ज़्यादा होगी, उस वैल्यू को यहाँ पे लिखा जाएगा और उस वैल्यू का निकलेगा फिर कितना 20%। जो वैल्यू यहाँ पे आएगी उसका 20% निकाल कर अपन लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब 20% यहाँ पे आ जाएगा, चूँकि 5 लाख से ज़्यादा है तो यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि जो डिबेट है ये लिखा हुआ है 5 लाख तक अपन को 12,500 जो है माफ़ है। लेकिन अगर 5 लाख से ऊपर हो जाते हैं तो 12,500 माफ़ नहीं है, 12,500 एक्स्ट्रा लगेंगे। जितना भी टैक्स बनेगा उसमें 12,500 अपन को और ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाती है उसका अपन लोग 20% निकाल लेंगे और 20% का फिर
4% शिक्षा उपकर हो जाएगा, वो अपन लोग उसमें ऐड कर देंगे। और साथ में फिर 12,500 और उसमें ऐड होंगे, क्योंकि वो अतिरिक्त टैक्स होता है 5 लाख से ऊपर होने पर, तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और टोटल फिर यहाँ पे आ जाएगा वो आपका जितना भी टैक्स बनता है यहाँ पर टैक्स आ जाएगा। और अपन लोग ये इस तरह से फार्म अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से अपन लोग इनकम टैक्स में जब अपन लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो वहाँ भी इस वाली प्रपत्र की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से अपन लोग आय गणना पत्रक अपन लोग भर सकते हैं और आसानी से अपना खुद भर सकते हैं, मतलब कहीं भरवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और खुद भर के अपन लोग जमा करें, क्योंकि अपन लोग ये सीख लेंगे, क्योंकि जब तक नौकरी रहेगी तब तक अपन को ये भरना पड़ेगा सब, इसलिए इसको सीख लें और खुद शिक्षक साथी इसको भरें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो निश्चित ही आप इसे शेयर करेंगे अपने साथियों में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद साथियों।